जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए, उन पर जुर्माना लगे। सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिस्टम को ठीक से चलाना नहीं चाहते। तो समस्या ई शिक्षा कोष ऐप में नहीं है, समस्या है कि जो पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो देखरेख करते हैं, वही भ्रष्ट है। तैयारी 4 की परीक्षा को लेकर के मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो भी चुनाव तक नहीं होना है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे इनके कारनामे के खिलाफ लगातार शिक्षक संघों में और शिक्षकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चाहे वो ई शिक्षा कोष का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो या फिर वेतन भुगतान का, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हमारे साथ शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे, सर क्या लग रहा है शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रही है? आए दिन कुछ ना कुछ एक नया आदेश आ रहा है, कुछ ना कुछ एक नया घोटाले का खुलासा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जैसे अभी उपस्थिति को लेकर के एक बड़ा मामला आया है कि उपस्थिति में घोटाला हो रहा है। देखिए, जो उपस्थिति को लेकर के मामले के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत होती है। अगर कोई भी शिक्षक लगातार विद्यालय नहीं जा रहे हैं और या गलत तरीके से अपना हाजिरी बना रहे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग तो प्रखंड स्तर पर होती है। यानी कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की मिलीभगत है। और हम लोगों को जहां तक सूचना प्राप्त है कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी 5,000 10,000 रुपया महीने में फिक्स लेते हैं ऐसे लोगों से जो फरार रहते हैं या किसी गलत तरीके से हाजिरी बना रहे हैं, आ रहे हैं स्कूल से फिर वापस घर चले जा रहे हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें कि पदाधिकारियों की सबसे बड़ी गलती है। ये दोषी जो इस तरह के जो गोरख धंधे हो रहे हैं इसको बढ़ावा देने वाले स्थानीय पदाधिकारी हैं। तो जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई होने से काम नहीं चलेगा। जो स्थानीय पदाधिकारी हैं क्या उनको पता नहीं रहता? एक प्रखंड के बीओ हैं, उनका काम क्या है? उनका काम तो यही है कि आप प्रखंड के विद्यालयों का निरीक्षण कीजिए। उनको कैसे नहीं पता है कि उनके यहाँ कोई शिक्षक इस तरह से गलत काम कर रहा है? पता उनको सब होता है, लेकिन ये लोग खुद उसमें मोटी कमीशन वसूलते हैं। महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000 10,000 15,000 20,000 तक लोग वसूल रहे हैं। और ये हम लोग को खबर है, हम लोगों को खबर है इस तरह का खेल चल रहा है। यहीं पटना के पालीगंज और बीटा प्रखंड में ये सब खेल चल रहा है कि शिक्षकों से मोटी राशि हर महीने वसूली जाती है। कहता है 50-50 का खेल कीजिए, आधा पैसा लीजिए, आधा पैसा दीजिए और घर में बैठिए, आपका हाजिरी बन जाएगा। इस तरह का खेल चलता है और इसमें सीधे सीधे तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत होती है। और अगर विभाग को कार्रवाई करनी है तो जिस भी प्रखंड में ऐसे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो, तभी यह सब रुकेगा। सर, ई शिक्षा कोष के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरह का घोटाला हो रहा है, उपस्थिति में खेला हो रहा है, तो क्या ई शिक्षा कोष किस आधार पर शुरू किया गया था? देखिए, आधार तो यही था ना कि ऑनलाइन अटेंडेंस से हम वाजिब में जो एक शिकायत मिलती थी कि बहुत सारे शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं चले जाते हैं, बहुत दिन पर आते हैं, इस तरह की शिकायतें मिलती थी। तो वो तो आपने देखा होगा कि पटना में ही 1500 शिक्षक ऐसे मिले, या तो जो मार्क ऑन ड्यूटी लगाते हैं। मार्क ऑन ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि विभाग के किसी अन्य काम से आप विद्यालय से किसी अन्यत्र जगह प्रतिनियुक्त हैं आप। तो क्या पटना में 1500 शिक्षक, 1552 शिक्षक इन टोटल हैं, 1552 शिक्षक किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्त हैं, किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है शिक्षा विभाग पर। इतनी बड़ी संख्या दूसरे विभाग में कैसे भेज दिए गए, दूसरे कामों में क्यों लगा दिए गए? जबकि स्पष्ट शिक्षा का अधिकार कानून में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके जजमेंट से उल्लेख है। लाखों बार, लाखों मतलब हो सकता है कि लाखों नहीं लेकिन हजारों बार तो जरूर शिक्षा विभाग की ओर से पत्र गया है, रिमाइंडर गया है कि किसी भी शिक्षक का गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियोजन नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं थी? शिक्षक को ही क्यों इसमें बदनाम किया जाता है और शिक्षक को ही क्यों इसमें दोषी पाया जाता है? जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होना ठीक है। जो शिक्षक गलत कर उन पर कार्रवाई कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत करने वालों पर कार्रवाई मत कीजिए, लेकिन जो इस गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं उनको पहले पकड़िए। तो क्या लगता है कि ये शिक्षा कोष जो सरकार ने बनाया है वो तो फिजूल में है? फिजूल में नहीं है तो बहुत सही है। मैं तो कह रहा हूँ कि शिक्षा कोष ऐप हो या ऑनलाइन अटेंडेंस का, और इसमें भी धांधली हो रही है, तो सर इसको क्या माना जाए? कम से कम पकड़ा जा रहा है, ऐसे में पकड़ा जा रहा है। फिर वही चीज़ अगर लोगों के जहन तक जाएगा कि अगर से प्रखंड पदाधिकारी को पैसा देकर के इस तरह से किया जाता है तो शायद और भी लोग इसमें शामिल हो। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि रोक कैसे? जी वही मैं बता रहा हूँ कि रोक इस पर लगेगी जब जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए, उन पर जुर्माना लगे। और तो और सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये फिजूल है, बेकार है, ये फिजूल तब साबित होगा जबकि दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं होती है, बच निकलेंगे सब कोई।
ये जो 8,000 लोगों की बात हो रही है कि जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, दूसरे किसी अन्य तरीके से अपनी हाजिरी सर बना कई रहे शिक्षक नेता तो कितना डीओ बीओ पर आरोप लगा चुके हैं, तो कितने पे कार्रवाई हुई है? शिक्षा विभाग ने कितनों पर किया है सर? हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिस्टम को ठीक से चलाना नहीं चाहते हैं। तो समस्या ई शिक्षा कोष ऐप में नहीं है, समस्या है कि जो पदाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जो देखरेख करते हैं, वही भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्ट पदाधिकारियों पर न रोक लगना चाहिए, भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इस सरकार में जो है कि अफसरशाही चरम पर है, आप भी देख रहे हैं। यहाँ अफसरों का ही पूरा नेक्सस है, वही सब चीज़ कंट्रोल करते हैं। किसी अफसर पर कार्रवाई क्या होता है? हम लोग तो देखिए पिछले साल डेस्क बेंच घोटाला, समरसेबुल घोटाले में करीब दर्जनों जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को शोकॉज हुआ, सस्पेंड भी हुए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? शोकॉज और सस्पेंड होने के 2-3 महीने के अंदर वापस फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो विभाग जब कार्रवाई नहीं करती तो उसमें मतलब हम और अब आप क्या कर सकते हैं? आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन जब सबको आपस में मिले हुए हैं तो फिर तो सारी बात वहीं की वहीं धरी रह जाती है। सर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है वो भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लाखों जो शिक्षिकाएं हैं वो भी आस में हैं कि हमारा ट्रांसफ़र होगा, हमारा गृह जिला मिलेगा, लेकिन इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महिलाओं को और जो विशेष कोटि के दिव्यांग, असाध्य रोग और गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलेगा, लेकिन पुरुषों को अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिलता नहीं दिख रहा है। अभी जो विभाग का काम चल रहा है उस हिसाब से अभी देखिए पुरुषों का जिला आवंटन भी नहीं हुआ है, और चुनाव का जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन को डेटा भेजा जा रहा है। अब चुनाव में सबकी ड्यूटी लग रही है, अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाना चुनाव तक संभव नहीं लग रहा है। संभव नहीं लगा जी, महिलाओं का हो जाएगा और दिव्यांग और गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित जो है उनका हो जाएगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है TRE 4 का जो परीक्षा होना है उस पर क्या कहेंगे? TRE 4 के परीक्षा पे भी संशय बरकरार है। TRE 4 के परीक्षा को लेकर के मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो भी चुनाव तक नहीं होना है। चुनाव तक नहीं होगा जी, चुनाव के बाद ही अब कोई TRE 4 या जो भी होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की भी बात चल रही है, विद्यालय में सहायक कर्मी देने की बात है। जो उत्क्रमित और +2 विद्यालय हुए हैं वहाँ पे विद्यालय सहायक की बहाली भी होनी है, वो भी। ये सब बहालियाँ अब चुनाव के बाद हो पाएंगी। अभी अगर मान लीजिए गलती से नोटिस निकल भी जाता है तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और जो शिक्षक बहाली को लेकर के उसमें तभी रिक्तियों की गणना नहीं हुई, रिक्ति की गणना होगी उसमें बहुत समय लग जाता है। अभी तो स्थिति ये है कि गर्मी छुट्टी हो जाएगी स्कूल में, कोई रिक्ति उक्ति का कुछ पता नहीं चल पाएगा। TRE 3 वाले अभी तक ज्वाइन नहीं किए, 31 मई तक उनका ज्वाइनिंग डेट है, फिर हो सकता है उसमें भी एक्सटेंशन मिले, फिर रिक्तियाँ आएंगी। ये सब करते करते चुनाव आ जाएगा। इस वजह से अभी TRE 4 की बहाली नहीं होने वाली है। TRE 4 की बहाली जो होगी वो मतलब चुनाव के बाद अब संभव है। चुनाव तक तो बहाली TRE 4 हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे विद्यालय सहायक हो, ये सब बहालियाँ अब चुनाव के बाद होंगी। तो जैसा कि आपने सुना, ये शिक्षक नेता अमित विक्रम थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज पूरी तरह से शिक्षा विभाग में अफसरशाही हावी है। जिस तरह से आज फर्जीवाड़ा करके लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर दोषी है तो जिला प्रखंड पदाधिकारी। और ऐसे में इन्होंने मांग किया है कि जब तक अगर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक शिक्षा में घोटाला का जो मामला बार बार उजागर हो रहा है वो समाप्त नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी बड़ी बात कही है और कहा है कि चुनाव से पूर्व महिलाओं की जो है वो तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन पुरुषों के लिए शायद यह संभव नहीं है। और TRE 4 की जो परीक्षा होनी है वो भी चुनाव से पहले नहीं हो सकती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अब शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले और TRE 4 परीक्षा करवाने की बात कह रही है वो कितना जल्द करवा पाती है। क्या ये शिक्षक नेता की बात सही होती है? शिक्षा विभाग इसे समय से पूरा करवाने में सफल होती है? सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।